हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हाइड्रोकार्बन्स पर हम लोग बात कर रहे हैं। द यूनिट इज हाइड्रोकार्बन। और अभी तक मैंने आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है, तो प्रिपरेशन तक मैंने आपको अभी तक बता दिया है यहां पर, है ना। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने बात कर लिया था, ठीक है। अब यहां पे ये ध्यान रखना है, आगे की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन के बारे में बात किया था हम लोगों ने। लैब मेथड इज कॉल्ड डूमा प्रोसेस वेयर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम। NaOH और CaO का जो कॉम्पोजिशन है 3:1 का, उसको कहते हैं सोडा लाइम। उसके बाद हमने बात किया सबैटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन पर। तो सबैटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन में एल्कीन्स और एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करके अल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं। बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ ईन्स एंड आइंस अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड। दिस इज सबैटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन। और सबैटियर-सैंड्रेंस रिएक्शन के बाद बात किया हमने एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल्स के रिडक्शन की। तो एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल पर HI ऐड करके हम रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में HI ऐड करके इनको हम अल्केन्स में चेंज कर पाते हैं। देन हमने बात किया वॉर्ज रिएक्शन के बारे में। तो 2 moles ऑफ हैलाइड इज हीटेड विथ सोडियम में 2 moles ऑफ हैलाइड इज reacts with sodium metal in presence of dry ether. 2 moles of alkyl halide in sodium metal with sodium metal in presence of dry ether. तो वॉर्ज रिएक्शन से अल्केन्स बना सकते हैं। और उसमें क्या ध्यान रखना है, सिमिलर टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर कंबाइंड। सिमिलर टाइप के एल्काइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। अगर हम डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन करेंगे देन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। तब 3 डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर देगा ये। देन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। वॉर्ज के बाद हमने बात किया मिक्स्ड वॉर्ज के बारे में, जहां पर हम डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं। डिफरेंट ग्रुप के एल्काइल हैलाइड को लेते हैं रिएक्शन के लिए, तो वहां पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात किया वॉर्ज फिटिक के बारे में। तो व्हेन 1 mole aromatic halide and 1 mole aliphatic halide is there, this is वॉर्ज फिटिक रिएक्शन। देन हमने बात किया फिटिक रिएक्शन के बारे में। 2 moles ऑफ aromatic halide is there। 2 mole aromatic halide लेंगे तो डाइफिनाइल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज फिटिक रिएक्शन। देन हमने बात किया इसके बाद बात किया फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन के बारे में। तो दिस इज अगेन सिमिलर विद द वॉर्ज रिएक्शन। ये कैसा है, वॉर्ज रिएक्शन के जैसा ही है। इसमें भी आइडेंटिकल टाइप के अल्काइल्स लाइक मिथाइल 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 इथाइल इथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, तो आइडेंटिकल टाइप के अल्काइल ग्रुप को कंबाइन करते हैं हीटेड विथ जिंक मेटल इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो जिंक मेटल के साथ अल्कोहल के प्रेजेंस में हीट करते हैं और ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी अगर आप डिफरेंट काइंड के एल्काइल ग्रुप को कंबाइन करने की कोशिश करोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ जाएगा। अगेन इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट लाइक मिक्स्ड वॉर्ज रिएक्शन। उसके बाद हमने बात किया आपसे क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। तो क्लेमेंसन रिडक्शंस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोनाइल कंपाउंड इनटू अल्केन्स। कार्बोनाइल कंपाउंड को CO को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। CO2 CH2 कार्बोनाइल को रिड्यूस करने में यूज होता है। अल्केन्स जैसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg एंड कंसंट्रेटेड HCl। देन हमने बात किया उसके बाद वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन के बारे में। तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनाइल्स आर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजीन। कार्बोनाइल की रिएक्शन हाइड्रोजीन के साथ करवाते हैं। हाइड्रोजीन इज द NH2 देन इट गिव्स हाइड्रोजोन। पहले हाइड्रोजोन बनता है, इट गिव्स हाइड्रोजोन्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑन हीटिंग, जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है अल्केन्स में, नाइट्रोजन निकल जाती है और अल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज
वॉल्फ किशनर्स रिडक्शन। उसके बाद हमने बात किया था आपसे कोल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, वेयर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जो कि सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट के फैटी एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर अल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों बनाता है। अगर हम सोडियम एसीटेट के इलेक्ट्रोलाइसिस से जाएंगे तो ईथेन बन जाएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड का यूज करेंगे तो इथाइलिन बन जाएगा। और अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलेइक और फ्यूमरिक एसिड यूज करेंगे तो एसिटाइलिन बन जाएगा। तो यहां तक अभी हम लोगों ने लगभग प्रिपरेशन का मेथड हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में भी बात किया था। RMGX is called Grignard reagent when it is treated with alcohol, वाटर और अमाइंस। जब उसको अल्कोहल, वाटर या अमाइंस के साथ ट्रीट करते हैं तब वो अल्केन बनाता है, इन विच नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बनने वाले अल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन एटम्स का नंबर, जितने कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होते हैं उतना ही रहता है। और जो हाइड्रोजन ये दूसरे ग्रुप से कैरी ऑन करता है, पॉजिटिव के फॉर्म में जो हाइड्रोजन दूसरे ग्रुप से कैरी करता है, इट इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। उसको हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं एंड इट्स नंबर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ज़ारी-विट्नॉप्स मेथड। ओके, तो दिस इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। एक और मेथड पर काम करेंगे, वन मोर मेथड, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। तो अगला जो मेथड है वो है कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स। और देखो टोटल 4 कार्बाइड हैं और चारों के बारे में हम एक साथ बात करेंगे तो हमें यह ध्यान रहेगा कि हमने कार्बाइड की रिएक्शन कहां पे किया था, इसको कैरी ऑन करना आसान रहेगा। तो टोटल 4 कार्बाइड्स हैं। Be2C बेरिलियम कार्बाइड, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये दोनों मीथेन बनाते हैं, गिव मीथेन। तो बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस करने पर मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूसेस मीथेन। सो इट इज नोन एज मिथानॉइड। बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड को मिथानॉइड कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इट इज बेरिलियम कार्बाइड and aluminum carbide Al4C3 are called methanoids, इनको मिथानॉइड्स कहते हैं क्योंकि इनके हाइड्रोलाइसिस पर मीथेन गैस मिलती है। इसके बाद कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड इज कॉल्ड, कैल्शियम कार्बाइड इज गिव एसिटाइलिन गैस C2H2 बनाता है। मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड इज गिव प्रोपाइन। और ये जो मैग्नीशियम कार्बाइड है ये आपको प्रोपाइन बना करके देने वाला है, प्रोपाइन गैस प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज अबाउट द कार्बाइड्स। ये कुल 4 कार्बाइड हैं जो प्रिपरेशन में काम आएंगे, तो चारों को एक साथ कैरी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड गिव मीथेन एंड इट इज नोन एज मिथेनॉइड्स। और आपका कैल्शियम कार्बाइड एसिटाइलिन गैस बनाता है और मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन गैस प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोड्यूसेस प्रोपाइन गैस। ओके, तो नाउ अब बात करते हैं वन बाय वन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स के बारे में। तो अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड्स, तो दिस इज अनदर मेथड टू प्रोड्यूस अल्केन्स। तो देखिए बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मूला Be2C, इनऑर्गेनिक जैसा रिएक्शन है ये, 4 वाटर लगेगा इसके लिए, इट गिव्स CH4 प्लस BeOH होल ट्वाइस। तो 2 था तो 2 BeOH होल ट्वाइस हो जाएगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 plus 12 water is required here. It gives 3 moles of methane plus 4 moles of AlOH whole thrice. तो बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन बनाते हैं, इट गिव्स मीथेन। यार कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड पर
वाटर डालने पर गैस रिलीज होगी एसिटाइलिन, इट गिव्स एसिटाइलिन गैस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH also called इथाइन और एसिटाइलिन, ओके, और CaOH whole twice as a बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज कॉमर्शियली यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। इस रिएक्शन का यूज आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए करते हैं। फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर द आर्टिफिशियल ripening of fruits। तो फल को पकाने के लिए इस रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, ओके। तो दिस इज अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो बेरिलियम मीथेन बनाएगा, बेरिलियम कार्बाइड मीथेन, एल्यूमिनियम कार्बाइड भी मीथेन प्रोड्यूस करेगा, और calcium carbide produces acetylene gas, other carbide is Mg2C3, magnesium carbide, so it is magnesium carbide and magnesium carbide produce propine, magnesium carbide produce propine and magnesium hydroxide as a byproduct, okay। तो magnesium carbide produce propine, magnesium carbide प्रोपाइन प्रोड्यूस करता है। तो इट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ये हो गया अल्केन्स का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं आगे के मेथड, आगे के हिस्से पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। नंबर 1, पहला पॉइंट, फ्रॉम C1 टू C4, मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, मीथेन से ब्यूटेन, मीथेन टू ब्यूटेन, C1 टू C4, मीथेन टू ब्यूटेन, मीथेन से लेकर के ब्यूटेन तक, फ्रॉम C1 टू C4 आर द गैसेस, गैस स्टेट में मिलते हैं। C1 टू C4 आर द गैसेस, C5 टू C17, C5 टू C17 आर द लिक्विड्स, तो 5 से लेकर के 17 तक के जो कार्बन है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे 8 पे 7 और 8 पे आता है पेट्रोल, है ना, उसके बाद कैरोसिन, तो डीजल 14, 15, 16 कार्बन पे आएगा डीजल, तो वो सभी जो है लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। 17 तक लिक्विड। C18 टू हायर मेंबर, C18 से ऊपर वाले जो मेंबर है, हायर मेंबर्स, C18 एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड। C18 और उससे ऊपर वाले जो मेंबर हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। जैसे अबाउट 22 कार्बन के आसपास आता है वेसलीन, पेट्रोलियम जेली और वैक्सेस। 20 और 22 कार्बन के बीच में वेसलीन और पेट्रोलियम जेली और वैक्सेस वगैरह आती है, तो वो सॉलिड स्टेट में मिलती है। और 40 कार्बन के आसपास का जो कॉम्पोजिशन है वो है टार, जिसे रोड बनाते हैं, है ना, डामर जिसको कहते हैं। तो ठीक है, तो इट इज अबाउट द members, physical property of the member। 1 to 4 are the gases, 5 to 12 are the liquids and 18 to higher members are the solid। 18 और उससे ऊपर वाले जो मेंबर हैं वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ
कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला की लंबाई के बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मतलब मीथेन से ज्यादा होगा इथेन, इथेन से ज्यादा होगा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा होगा ब्यूटेन। जब आप नॉर्मल चेन की बात कर रहे हैं तब तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। एक और बात ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज रेसिप्रोकल टू, बॉइलिंग पॉइंट इज रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। और जितनी ब्रांचेस बढ़ेगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस, बॉइलिंग पॉइंट इज रेसिप्रोकल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की लेंथ के बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्रांचेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ब्रांचेस बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जैसे अगर हम पेंटेन की बात करें C5H12, तो पेंटेन के जो स्ट्रक्चर होंगे, दिस इज 3 आइसोमर इज देयर, ओके। नॉर्मल पेंटेन पहला, नॉर्मल पेंटेन दूसरा, आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन, आइसोपेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर द 3 आइसोमर ऑफ पेंटेन, है ना। ये पेंटेन के 3 आइसोमर हैं। दिस इज अबाउट 309 केल्विन, ये है 309 केल्विन पर, 309 300.9 केल्विन, 300.9। तो जैसे एक ब्रांच बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे चला गया। और 282.5 केल्विन, 282.5 केल्विन, तो दिस इज देयर इज द बॉइलिंग पॉइंट, है ना। नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आइसोपेंटेन से ज्यादा है और आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट, आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटेन से ज्यादा है। तो दिस इज अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। ये पॉइंट्स रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है अगर सेम कार्बन के हैं, तो जितनी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में जिग जैग ट्रेंड देखने को मिलता है, सर्टेन ट्रेंड नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। लेकिन पहली बात तो ये ध्यान रखना है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगली बात, इंक्रीजेस इन मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज कह देते हैं बल्कि, इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर फॉर increase in melting point is more for odd to even carbon, odd to even carbon, odd to even carbon, odd to इवन कार्बन, है ना। जो इवन कार्बन है उनका मेल्टिंग ऑड कार्बन वाले से ज्यादा होगा। हालांकि वो बढ़ेगा जरूर, कार्बन चेन की लेंथ अगर बढ़ रही है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन जो मेल्टिंग का डिफरेंस होगा, देखो इसका मतलब क्या है, इसकी बात करते हैं। जैसे प्रोपेन है, तो प्रोपेन के दोनों एंड्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। इंक्रीजेस इन मेल्टिंग पॉइंट इज मोर फॉर ऑड टू इवन कार्बन, दिस इज प्रोपेन, है ना, ये प्रोपेन है। अब ब्यूटेन की अगर आप बात करोगे
तो ब्यूटेन कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसके दो कार्बन का जो एंड्स है वो कैसा है, अपोजिट है। तो अगर एंड्स अपोजिट हुआ तो मेल्टिंग एज कंपेयर ज्यादा बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे प्रोपेन का मेल्टिंग है 83 केल्विन, 83 केल्विन। तो ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा है, 134.6 केल्विन, 134.6 केल्विन, 134.6 केल्विन। अब देखो अगला, जैसे पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन में अब फिर से कैसा हो जाएगा पेंटेन, तो पेंटेन 1 2 3 4 5 फिर से कैसा है, दोनों एंड का कार्बन सेम डायरेक्शन में है, दोनों एंड का कार्बन सेम डायरेक्शन में है। तो ब्यूटेन से ज्यादा होगा लेकिन हेक्सेन से बहुत ज्यादा कम होगा, मतलब हेक्सेन से उसका डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा। तो देखो यहां पे कितना आ गया पेंटेन, तो पेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट है 143 केल्विन, 143 केल्विन। तो इंक्रीज इन जो इवन कार्बन है उसमें दोनों एंड्स जो हैं कार्बन के वो सेम साइडेड हैं, सेम साइडेड होने के कारण ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर हेक्सेन की हम बात करते हैं तो पेंटेन से बहुत ज्यादा मेल्टिंग होगा, हेक्सेन बहुत ज्यादा मतलब 40-50 डिग्री का डिफरेंस करेगा। 1 2 3 4 5 6 ऑपोजिट एंड है, तो ऑपोजिट एंड वाले जो कंपाउंड होंगे, ऑपोजिट एंड वाले जो कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और हेक्सेन में ये हो जाएगा 178.5 केल्विन, 178.5 केल्विन। तो यहां पे जो डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग है, डिफरेंस जो है यहां पे वो लगभग कितना है, एक इवन और एक ऑड, इवन और ऑड। तो इवन का मेल्टिंग एज कंपेयर ज्यादा बढ़ रहा है ना, 51.6 का डिफरेंस है यहां पर, 51.6 केल्विन का डिफरेंस है। और यहां पे देखो 143 से 178.5 तो 35.2 केल्विन का डिफरेंस है लगभग। द डिफरेंस वैल्यू इज 35.2 केल्विन, 35.2 केल्विन का डिफरेंस है। तो देयर इज चेंज इन मेल्टिंग का ट्रेंड जो है वो जिगजैग है, कार्बन चेन के बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग बढ़ेगी। लेकिन जो अपोजिट एंड वाले एल्केन्स होंगे, देखो जैसे यहां पे ये दोनों का सिर, दोनों का हिस्सा लास्ट वाला लाइन नोटेशन में सेम आ रहा है और यहां पे कैसा आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। तो जिनके एंड्स अपोजिट होंगे उनका मेल्टिंग और पहले वाले का मेल्टिंग का डिफरेंस वैल्यू ज्यादा आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये ध्यान रखना है आपको। बाकी तो मैंने अभी वैल्यूज ही लिख दिया है तो ये टेंशन ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अपोजिट एंड्स वाले जो इवन नंबर कार्बन वाले जो कंपाउंड होंगे उनका मेल्टिंग एज कंपेयर टू ऑड नंबर से ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो दिस इज अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद अगली बात, all the alkanes are insoluble in water, and lighter than water, सभी अल्केन्स जो है वो पानी से हल्के होते हैं, लाइटर देन वाटर। फ्लोट ओवर वाटर, और सभी अल्केन्स पानी में डालने पर तैरने लगते हैं। जैसे आपने पेट्रोल देखा होगा, कैरोसिन ऑयल को देखा होगा, लाइक पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल एक्सेट्रा। कैरोसिन ऑयल एक्सेट्रा, ओके। तो अल्केन्स का जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 0.8 के आसपास है,
जबकि वाटर का डेंसिटी 1 के आसपास रहता है, इसलिए अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर। अल्केन वाटर से हल्के होते हैं और पानी में डालने पर ऊपर तैरते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर इनसॉल्युबल, और सभी अल्केन्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज, और नंबर 1 पे बात करेंगे हम क्लोरीनेशन के बारे में। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, अगर सीधे सीधे कहें तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, और ये रिएक्शन आपने पढ़ा भी था, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो व्हाट हैपेंस इन क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन? तो मीथेन के क्लोरीनेशन में क्या होता है? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन, mixture of methane and chlorine, mixture of methane and chlorine is treated with diffused ultraviolet light, diffuse ultraviolet radiation, treated in presence of diffused ultraviolet radiation. Mixture of methane and chlorine is treated in presence of diffused ultraviolet radiation. Then it gives monochloromethane. Then it gives monochloromethane, dichloromethane, monochloromethane, dichloromethane, trichloromethane, monochloromethane, dichloromethane, trichloromethane, and finally tetrachloromethane. tetrachloromethane. तो जब मीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर को डिफ्यूज अल्ट्रावायलेट लाइट दी जाती है, तब ये क्लोरीनेशन होता है, जिसमें मीथेन के सभी हाइड्रोजन एक एक करके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। इसका मैकेनिज्म भी बताया था मैंने आपको, इट इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर को जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में रखा जाएगा, तो 1 बाय 1 इसके सभी हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे और क्लोरीन ऐड हो जाएगा। पहला स्टेप आता है इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इट फॉर्म्स क्लोराइड फ्री रेडिकल। देन प्रोपगेशन मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा स्टेप कोई रिएक्शन आगे कैरी ऑन होती है, उसको हम कहते हैं प्रोपगेशन। तो हियर वन ऑफ द chloride radical is there, one of the chloride free radical is there, which is utilized to form methyl free radical। तो यहां से बनेगा पहले मिथाइल फ्री रेडिकल। अब मिथाइल फ्री रेडिकल के पास फिर से आएगा एक क्लोराइड फ्री रेडिकल, और क्लोराइड फ्री रेडिकल आगे आएगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा मिथाइल क्लोराइड के अंदर, और ये प्रोसेस आगे कैरी ऑन होता रहेगा। तो पहले बना मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल के बाद मिथाइल क्लोराइड बन गया, फिर एक H बाहर, फिर एक क्लोरीन अंदर, और एक H बाहर और एक क्लोरीन अंदर। धीरे धीरे ये रिएक्शन कैरी ऑन होते होते कहां पहुंच जाएगी? कार्बन टेट्राक्लोराइड पर पहुंच जाएगी। फाइनली इट गिव्स
कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो सिंपली कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसका मैकेनिज्म भी एक बार हम लोगों ने रिपीट कर लिया। और अगर मान लो प्रोपगेशन को कभी आपको लिखने की जरूरत है, बस ये ध्यान रखना है कि फ्री रेडिकल पर बेस है, अब कभी लिखना है तो कैसे कैरी ऑन करेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो ऐसा एक HCl बाहर और एक बार CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, फिर एक बार क्लोराइड आएगा, फिर एक HCl बाहर, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर एक बार क्लोरीन और एक HCl बाहर, फाइनली ये आ जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म, देन अगेन वंस एंड रिलीज द HCl एंड फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो दिस इज द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोपगेशन। नॉर्मल लिखने का तरीका यह है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से होता है, वो ध्यान में रखना है। तो फाइनली द प्रोडक्ट इज कार्बन tetrachloride. So when mixture of methane and chlorine, mixture of methane and chlorine is treated in presence of diffuse ultraviolet radiation, then it gives carbon tetrachloride. Okay, और ये हुआ था इनिशिएशन, अब प्रोपगेशन हो गया, अब टर्मिनेशन, थर्ड स्टेप रहता है इसका टर्मिनेशन। तो व्हाट हैपेंस इन टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन का प्रोडक्ट अभी कुछ साल पहले एक बार पूछा कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन in termination. So what happens in termination? There is chloride free radicals are there which is form chlorine. Okay, chloride free radical मिलेंगे तो chlorine बन जाएगा। methyl free radical and chloride free radical is combined to form methyl chloride, and there is also possibility of combination of two methyl free radical which gives ethane. So this is the chain termination product of chlorination of methane. ये मीथेन के क्लोरीनेशन के समय चैन टर्मिनेशन पर बनने वाले प्रोडक्ट हैं। These are the chain termination product. ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, अभी एक दो साल पहले इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसमें ये पूछा था what is not possible in termination. तो these three products are possible in termination, है ना। क्लोरीन बनेगी, मिथाइल क्लोराइड बनेगा टर्मिनेशन में, एंड ऑल्सो फॉर्म इथेन, और इथेन भी बन जाएगा टर्मिनेशन में, ठीक। इसके अलावा और कोई नई चीज नहीं बन सकती है चैन टर्मिनेशन में। इट इज अबाउट द टर्मिनेशन। अब देखो, जैसे आपने मीथेन का क्लोरीनेशन किया, तो आप अब इसको मीथेन को ब्रोमीन के साथ भी ट्रीट कर सकते हो। तो ब्रोमीन के साथ अगर इसको हम ट्रीट करेंगे तो यहां पर हमको चाहिए डायरेक्ट सनलाइट, है ना। जब क्लोरीन के साथ नॉर्मल कंडीशन में ट्रीट करते हैं तो डिफ्यूज लाइट यूज करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत पड़ेगी यहां पे, डायरेक्ट सनलाइट, और डायरेक्ट यूवी कह सकते हो आप, है ना। डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो ये आपको प्रोड्यूस कर देगा मिथाइल ब्रोमाइड प्लस HBr, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये रिएक्शन मुझे आयोडीन के साथ करना है, तो मीथेन प्लस आयोडीन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जैसा यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहां से ये प्रोडक्ट आपको दे देगा CH3I प्लस HI। लेकिन अगर आपने HI को निकालने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग अ प्रॉपर कैटलिस्ट टू रिमूव द HI, देन द प्रोडक्ट इज अगेन मीथेन। अगर आपने HI को हटाने के लिए कोई अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट यूज नहीं किया इस रिएक्शन में, तो फिर से क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, मीथेन बन जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, HI is the strong reducing agent. HI is the strong reducing agent. HI कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HI इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, HI is the strong reducing agent. It is removed with the help of
आयोडिक एसिड HiO3, तो यहां पे HiO3 एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ HiO3। तो अगर आप HiO3 को यहां पे एज अ कैटालिस्ट यूज करोगे, HiO3 आयोडिक एसिड, तो HiO3 क्या करेगा, Hi से रिएक्ट कर लेगा, HiO3 Hi से रिएक्ट करेगा, HiO3 Hi से रिएक्ट करेगा, and it gives HiO3 reacts with Hi to give water and iodine, 3 water and 3 iodine, 3H2O plus 3I2। तो this is helpful to formation of alkane। अगर आपको अल्केन अगर आपको मिथाइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट चाहिए, when we need product मिथाइल आयोडाइड, तो हमको क्या काम करना पड़ेगा, HiO3 को एज अ कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो HiO3 क्या काम करेगा, दैट HiO3 इज यूज्ड टू रिमूव द Hi फ्रॉम द सिस्टम, वो Hi को सिस्टम से निकाल लेगा इन फॉर्म ऑफ आयोडीन। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये एक और इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ इस रिएक्शन का। अगले स्टेप पर बात करते हैं। अगला स्टेप, when methane is treated with chlorine in direct sunlight, अगर डायरेक्ट लाइट दे देंगे मीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर को, तब क्या होगा, तो मीथेन और क्लोरीन का मिक्सचर, मीथेन और क्लोरीन का मिक्सचर डायरेक्ट सनलाइट, डिफ्यूज कहा था मैंने आपको, है ना, डायरेक्ट अगर अल्ट्रावायलेट दे दोगे तो कार्बन बन जाएगा, कार्बन इज देयर एंड 4HCl गेट एक्सप्लोशन हो जाएगा। ओके, तो अगर डायरेक्ट लाइट देंगे तो इट गेट एक्सप्लोज। ओके, तो डायरेक्ट सनलाइट का ये इफेक्ट आएगा। अगर कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट सनलाइट दिया तो ध्यान रखेंगे एक्सप्लोशन हो जाएगा। अब एक और स्टेप पर बात करते हैं, दैट इज अबाउट क्लोरिनोलाइसिस। तो जो हायर अल्केन्स हैं वो क्रैक भी होते हैं, हायर अल्केन्स जो हैं वो क्रैक हो जाते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बना लेते हैं क्लोरीन के साथ, तो दैट इज कॉल्ड क्लोरिनोलाइसिस। तो नेक्स्ट स्टेप पर बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, इसलिए उसके लिए बात करना है, क्लोरिनोलाइसिस। तो क्लोरिनोलाइसिस, जैसे मेरे पास प्रोपेन है, तो अगर आप प्रोपेन को क्लोरीन के मिक्सचर के साथ रखते हो, प्रोपेन प्लस क्लोरीन, प्रोपेन प्लस क्लोरीन, और इट इज टू बी हीटेड, प्रोपेन और क्लोरीन के मिक्सचर को अगर हीट करते हैं हम, प्रोपेन और क्लोरीन के मिक्सचर को हीट करते हैं, तो इट गिव्स C2Cl6 प्लस CCl4, C2Cl6 प्लस CCl4, C2Cl6 प्लस CCl4, और जितने H हैं वो सब हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में, 3 2 5 3 8, तो 8 HCl इज देयर, 8 HCl इज देयर। अब कितने क्लोरीन आपने यूज किए, काउंट कर लीजिए, 10 और 8 18, तो 9Cl2 इज हियर। ओके, तो ये बना देगा C2Cl6 हेक्साक्लोरोइथेन, हेक्साक्लोरोइथेन C2Cl6 used as artificial camphor, आर्टिफिशियल कैम्फर के जैसा यूज होता है, कपूर है ये, कृत्रिम कपूर, आर्टिफिशियल कैम्फर। तो हेक्साक्लोरोइथेन
आर्टिफिशियल कैम्फर के फॉर्म में यूज होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई, ये भी ध्यान रखना है कि हेक्साक्लोरोइथेन को आर्टिफिशियल कैम्फर कहते हैं। हेक्साक्लोरोइथेन इज द आर्टिफिशियल कैम्फर। ओके, तो अब इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैलोजेनेशन से रिलेटेड, उसमें जो आपका आयोडीन वाला रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे कि आयोडीन से जब ट्रीट करते हैं तब वहां पर HiO3 को एज अ कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि HiO3 क्या करता है, सिस्टम से बनने वाले HI को हटा लेता है, बनने वाले HI को रिमूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक हैलोजेनेशन पर हम लोग बात करेंगे, दैट इज अबाउट मोनो हेलो सब्स्टिट्यूशन या मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने कहा प्रोपेन, तो देखो अगर आप प्रोपेन लेते हो CH3 CH2 CH3, तो इसके जो मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूट बनाएंगे, एक बार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2Cl। ओके, क्लोरोप्रोपेन। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, मैक्सिमम इसकी चेन तो ब्रेक होगी नहीं, तो दूसरा क्या काम कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन इज द पॉसिबल मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ प्रोपेन। मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कितने बन जाएंगे इसमें, 2, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से मैं आपको नंबर लिखूंगा, आप इसको बना के देखोगे। प्रोपेन के 2 मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूएंट बनने वाले हैं, ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन के टोटल 4 बनेंगे, टोटल 4, ब्यूटेन से कितने बनेंगे, 4, क्योंकि ब्यूटेन में ब्रांच भी आ जाती है, ब्यूटेन में ब्रांच भी आ जाएगी, तो ब्यूटेन के मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूएंट कितने बनेंगे, 4। पेंटेन C5H12, पेंटेन। और पेंटेन, अब इसको कंडीशन डाल लो, अगर नॉर्मल पेंटेन होगा तो 3 बनाएगा, नॉर्मल पेंटेन होगा तो 3, आइसोपेंटेन होगा तो नॉर्मल पेंटेन के 3, आइसोपेंटेन के 4, और अगर नियोपेंटेन होगा तो नियोपेंटेन का 1। अब नियोपेंटेन में देखो, इसको मैं समझा देता हूं, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, हाउ मेनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ नियोपेंटेन, मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड ऑफ नियोपेंटेन। तो ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। अब कहीं पर भी आप चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, द सिचुएशन इज द सेम एवरी टाइम। यहां पर भी रखेंगे तो सेम है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, तो ऑल द प्लेसेस आर सेम, सभी का IUPAC नाम भी एक जैसा आएगा। तो प्रोपेन पेंटेन के कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड, नियोपेंटेन से कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन मोनो सब्स्टिट्यूट निकलेंगे, 1, ओनली 1 इज देयर। कहीं भी आप अटैच करोगे CH3 से H को हटा करके तो एक ही स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसका नाम एक जैसा ही रहेगा। मतलब स्ट्रक्चर्स में अगेन आपको क्या ध्यान रखना है, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, द IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। स्ट्रक्चर्स के IUPAC नाम अलग अलग होने चाहिए, स्ट्रक्चर के IUPAC नाम अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इट इज अबाउट द मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स। ये हमने बात कर लिया मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बारे में भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब क्या क्या बातें हो गई इसमें, तो पहली बात तो क्या ध्यान रखना है, मीथेन और क्लोरीन के मिक्सचर को डिफ्यूज्ड अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ जब ट्रीट करते हैं तब एक एक करके सभी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और मोनोक्लोरो, डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो एंड टेट्राक्लोरो मीथेन बनाएगा। इनिशिएशन स्टेप में
पहले फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, क्लोराइड फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे, फिर वो मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएंगे प्रोपगेशन में, और फिर 1 बाय 1 एक फ्री रेडिकल आएगा, क्लोरीन का जुड़ेगा और एक H को रिमूव करके ले जाएगा, एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसके बाद जो दूसरा स्टेप था हमारा जिसमें हमने बात किया, मीथेन और क्लोरीन को अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो एक्सप्लोज कर जाएगा। दूसरी बात भी ध्यान रखना है। अब जो टर्मिनेशन स्टेप था वो इंपॉर्टेंट था, उस पर बात करना था मुझे। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्लोराइड फ्री रेडिकल मिलकर के Cl2, मिथाइल और क्लोराइड फ्री रेडिकल मिलकर के मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल और मिथाइल फ्री रेडिकल मिलकर के ईथेन जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इट इज अबाउट द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। और आखिरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन HI का जो रिएक्शन है, HI से जब आयोडीन से रिएक्शन करोगे आप एल्केन की, तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा, साथ में HI भी बनेगा, और HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिएक्शन फिर से एल्केन बना देगी एज अ प्रोडक्ट, फिर से अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो टू चेक दिस रिएक्शन, टू चेक द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, HiO3 iodic acid is used as a catalyst which is used to remove the iodine from the system. Okay, जैसे हम लोग जब क्लोरीन की HI से रिएक्शन करा रहे थे, इसके बाद अल्कोहल के HI से रिएक्शन करवा रहे थे, तो वहां पर हम लोग रेड फास्फोरस यूज कर रहे थे, क्योंकि रेड फास्फोरस सिस्टम से आयोडीन को रिमूव करने का काम करता है, क्योंकि वहां पर भी HX बन रहा था। तो रेड फास्फोरस क्या करेगा, आयोडीन को रिमूव करके ले जाएगा। तो एज सेम एज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और अगले लेक्चर में हम इससे आगे के रिएक्शन पर बात करते हैं, और फिर अल्कीन्स भी शुरू करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हम लोग कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे। ओके।